Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we will discuss 20th अगस्त करंट अफेयर्स। और यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, लोन स्कीम टू बी नोटिफाइड सून सेज फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ, आपको याद आ रहा होगा, सबसे पहले गवर्नमेंट ने जब फर्स्ट वेव आई थी 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत कोविड अफेक्टेड बजट पेश किया था 20 लाख करोड़ का। उसके बाद जब सेकेंड वेव आई तो गवर्नमेंट ने 6.29 लाख करोड़ का एक बजट को सैंक्शन किया। इसमें से आपको ये भी याद आ रहा होगा, जब हमने बात की थी 6.29 लाख करोड़ के बजट की, तो 1.1 लाख करोड़ जो था दैट विल बी अलोकेट टू एज लोन के रूप में दिया जाएगा। इसमें से भी क्या था, आपको ये भी मैंने बताया था कि 60,000 तो जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड सेक्टर जो इस कोविड-19 में सबसे वर्स्टली अफेक्ट हुए हैं उनको अलोकेट होगा 60,000 करोड़, जबकि 50,000 करोड़ जो है वो हेल्थ सेक्टर में निवेश किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रोवाइज करने के लिए। और इसीलिए अब फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर 52 डेज ऑफ द कोविड सेकेंड वेव, 52 दिनों के बाद में, फाइनेंस्ड एट टॉप ऑफ द इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज टू कोप विद द शॉक ऑफ द सेकेंड वेव। तो सेकेंड वेव में जो सबसे हार्डेस्ट हिट जो सेक्टर्स थे उनको फिर से एक बार उभारने के लिए जो है फाइनली ये बजट को अब अलोकेट किया जाएगा, राइट। वो तो केवल घोषणा थी, अब अलोकेट किया जाएगा। तो क्रेडिट सपोर्ट के रूप में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 1.1 लाख करोड़ लोन गारंटीड जो है कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स इत्यादि को लोन के रूप में, है ना, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन रिलीफ पैकेज। और ये टोटल कितना था इस बार, 6.29 लाख करोड़। सो जो ये जो बहुत बड़ा कॉलोसल डैमेज, बहुत ही लार्ज स्केल पर जो डैमेज हुआ है, हैज बीन सफर्ड बाय टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो टूरिस्ट सेक्टर भी तबाह हुआ है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स भी तबाह हुआ है आफ्टर द सेकेंड वेव एडेड टू द लॉस एंड दे हैव सफर्ड सिंस ऑनसेट ऑफ द पेंडेमिक। और वो लगातार इस पेंडेमिक में जो है सफर हो रहे हैं। सो यहाँ पर इस पूरे जो स्कीम है इसका नाम क्या है, लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर, लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर। ये फाइनली नोटिफिकेशन इसका आ गया है। तो यहां पर देख लीजिए, आपको कोविड अफेक्टेड बिजनेस 50,000 करोड़ ईयर मार्केटेड फॉर हेल्थ केयर प्रोजेक्ट। तो ये पर्टिकुलरली हेल्थ केयर के लिए कितना बताया था मैंने आपको, 50,000 करोड़, और 60,000 करोड़ अदर जो एरियाज हैं उनके लिए है। तो देखिए जो यहां पर ये लोन गारंटी स्कीम है जो कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स हैं, इसमें मार्च 2022 एलिजिबल लोन सैंक्शन कब तक कराए जाएंगे, जो मार्च 2022 आ रहा है अब शुरू होगा मार्च 2022 तक, टिल द अमाउंट ऑफ 50,000 करोड़ इज सैंक्शन विच एवर इज अर्लियर। मतलब तब तक 50,000 करोड़ का ये बजटरी एलोकेशन किया जाएगा। जो 60,000 था उसमें से 60,000 है एक तो, और एक है 50,000। 50,000 पर्टिकुलरली किसके लिए है भाई, हेल्थ के लिए, सेक्टर के लिए, और ये अदर सेक्टर्स के लिए। इट इनेबल फंडिंग टू ट्यून विथ 50,000 करोड़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल गारंटी कवर फॉर ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन। ब्राउन फील्ड क्या होते हैं, ऑलरेडी कोई ढांचागत चीजें बनी हुई है, उसमें कुछ नयापन लाकर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना। ग्रीन फील्ड होता है बिल्कुल नए सिरे से किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देना, राइट। तो यहां पर हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 अलोकेट किए जा रहे हैं। अप्रूव्ड स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द कंट्री इन शोरिंग अप द मच नीडेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और इससे क्या होगा, भारत में और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने में मदद मिलेगी, जिनके कई के रोजगार छिन चुके हैं इस पेंडेमिक के दौरान। So the main objective is to potentially main objective क्या है, is to partially mitigate credit risk, primary construction risk। तो देखिए आज की तारीख में लोगों के पास पैसा नहीं है भी, तो वो इस पूरे 1-2 साल में उनके जो इनकम थी वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। तो जो ये
पार्शियल मिटिगेट क्रेडिट रिस्क, तो ये क्रेडिट रिस्क जो है वो यदि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी तो एक बार फिर से इकोनॉमिक जो साइकिल है फिर से शुरू हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। तो स्कीम जो है देखिए 50% तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट एंड 75% टू द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ऑफ द लोन सैंक्शन अप टू 100 करोड़। तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ तक का भी लोन सैंक्शन किया जा सकता है ना। यहाँ पर अर्बन हो या रूरल एरिया हो अदर देन 8 मेट्रोपॉलिटन, और ये कहाँ पर सेटअप एट अर्बन और रूरल लोकेशन 8 जो मेट्रोपॉलिटन टायर 1 सिटीज है उसके अलावा कहीं पर भी ये जो है प्रोवाइड किया जाएगा। एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन से होते हैं, जहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड के जो जिले हैं। फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट द गारंटी कवर फॉर बोथ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन एंड ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन शैल बी 75%। तो यहाँ पर जो गारंटी है, प्रोवाइडेड अ गारंटी ऑफ 50% ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट एंड 75% जो है यहाँ पर उनको गारंटी के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ताकि वो अपने आप को सिक्योरली इस अमाउंट को यूज कर सकेंगे। मतलब क्रेडिट रिस्क का एक जो फिगर है, फियर है, वो इतना नहीं आएगा। तो ये था भारत की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स। अगला पॉइंट जो है एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज पीएम किसान मानधन योजना। पीएम किसान मानधन योजना में क्या है, देखिए यहां पर जो सामान्य सेवा केंद्र हैं वहां पर किसान वो यहाँ पर जमा करवा सकते हैं अपने फॉर्म्स को, और 60 से ऊपर 60 ईयर से ऊपर की जिसकी आयु हो जाती है, और जो लघु और सीमांत मतलब कि स्मॉल एंड मार्जिनल किसान है उनको पेंशन का प्रॉमिस किया गया है। 3000 रुपये मासिक पेंशन देने की बात की गई है। अन्नदाता ने जो मेहनत करते हैं उनको संबल देना, और ये एक एजेंडा है गवर्नमेंट का, है ना, किसानों की इनकम को दोगुना करना। तो स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, और 18 से 40 वर्ष की आयु में प्रवेश होता है। मतलब वो क्या है, देखिए यहाँ पर ये एक प्रकार की कह सकते हैं आप पेंशन स्कीम है जिसके तहत 18 से 40 वर्ष में जो किसान है वो प्रवेश ले सकता है, और बहुत ही जो 50% जो प्रीमियम है, मान लीजिए प्रीमियम की राशि है 1000, तो 1000 का 500 कौन देने वाली है, गवर्नमेंट, और 500 ही किसान को चुकाना होगा। और इससे क्या होगा कि 3000 पर मंथ यदि एक आय है तो अपने आप में वो अपने ओल्ड एज में एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। तो ये सब कैसे हो पाएगा, किसान मानधन योजना क्या है, एक प्रकार की पेंशन स्कीम है। सामान्य सेवा केंद्र पर राज्य नोडल ऑफिसर पीएम किसान वगैरह पर पंजीकरण करवाया जा सकता है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेंट्रल सेक्टर एंड पेंशन स्कीम है। केवल किसके लिए, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन क्या है, जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड से कम की जगह है। इज इट क्लियर, 2 हेक्टेयर से कम यदि लैंड हो तो 1 हेक्टेयर कितना होता है, यदि आपसे पूछा जाए 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू व्हाट, तो आप बताएंगे 100 इंटू 100 मीटर इंटू 100 मीटर। इज इट क्लियर। तो यदि कोई एक स्क्वायर 100 मीटर और 100 मीटर की जगह रेक्टेंगल भी कह लीजिए, तो ये जो है वो लगभग 1 हेक्टेयर कहलाता है। वॉलेंटियरली और खुद कंट्रीब्यूट करें अपनी 18 से 40 की आयु में इस स्कीम में वो एंट्री पा सकते हैं, और फाइनली जब वो 60 से पार जाएंगे तो 3000 रुपये उन्हें मिलेगा, और जिसमें 50% जो है, तो देखिए बेनिफिशियरी इज रिक्वायर्ड टू मेक अ मंथली कंट्रीब्यूशन। तो जो वॉलेंटियर है वो 55 से 200 के बीच में वॉलेंटियर कंट्रीब्यूशन हर महीने करे, और फिर उसको ये स्कीम का फायदा मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट इक्वली द बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन। यदि बेनिफिशियरी 200 रुपये जमा करा रहा है पर मंथ, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, 200 रुपये जमा करेगी।
इज इट क्लियर? और फाइनली 3,000 रुपये पर मंथ, ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, मानधन योजना, एक पेंशन स्कीम है, LIC के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। द फार्मर कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू बी मेड डायरेक्टली फ्रॉम द बेनिफिट ड्रॉन फ्रॉम PM किसान स्कीम, और ये जो है PM किसान के तहत जो फायदा मिलता है उनसे भी ये डायरेक्टली क्या है, इस स्कीम के अंदर अपना पैसे को कट करवा सकते हैं, है ना। जो आपको पता होगा कि PM किसान में 6,000 पर ईयर मिलते हैं, प्रति वर्ष 6,000 जो मिल रहे हैं, उसमें से डायरेक्टली 200 करके वो मंथली बेसिस पर कट करवा सकते हैं। द बेनिफिशियरी में एग्जिट, तो इस प्रकार की जो स्कीम्स है वो आपको प्रीलिम्स में जरूर पूछी जाती है, इनके जो कुछ पॉइंट्स हैं, ताकि आप क्या स्कीम के बारे में अच्छे से पढ़ें, क्योंकि देखिए एक सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको पूरी स्कीम को डिटेल में पढ़ने की बहुत आवश्यकता होती है, और इसीलिए जो एग्जाम की डिमांड है कि आपको ये सब कितनी डेप्थ के साथ पढ़ते हैं। सो द बेनिफिशियरी में ऑप्ट वॉलंटियरली टू एग्जिट स्कीम आफ्टर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के बाद में रेगुलर कंट्रीब्यूशन के बाद में वो वॉलंटियरली एग्जिट भी हो सकता है, और एग्जिट होने के बाद उसका अमाउंट वो भी मिलेगा, लेकिन यदि वो पूरी स्कीम को चलाता है तो वो उसको पेंशन के तौर पे 18 से 40 वर्ष, ठीक है। तो ये पेंशन जो है डिपेंड करती है कि भाई वो कितना सबमिट करता है, 3,000 तो वहाँ पर मैक्सिमम वाली बात है, ठीक है। तो प्रिवेलिंग सेविंग बैंक रेट, तो यहाँ पर 10 साल तक जो है सेविंग बैंक रेट सेव होगा, LIC यहाँ पर जो है होल एंड सोल अथॉरिटी है। तो इस प्रकार से ये स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसमें 50% गवर्नमेंट बेनिफिट, गवर्नमेंट अपना प्रीमियम में जो है इन्वॉल्व कर रही है अपना अमाउंट। एक्सेप्शन क्या है? द बेनिफिशियरी शुड नॉट बी कवर्ड अंडर एनी अदर स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इट इंक्लूड्स एक्सेप्शन अंडर PM किसान स्कीम। तो यदि द बेनिफिशियरी शुड नॉट कवर्ड, तो वो और किसी स्कीम के अंदर ना हो, सिक्योरिटी स्कीम के अंदर कवर्ड ना हो, तब ये इस स्कीम का फायदा मिलेगा। और यदि फार्मर की मृत्यु हो जाती है तो जो रिसिप्ट ऑफ पेंशन है वो उसकी स्पाउस मतलब पत्नी को, एंड शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव 50% ऑफ द पेंशन। जैसा कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो आपको याद आ रहा होगा 2004 से जिनको पेंशन मिला करती थी, यदि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हस्बैंड जो है वो जॉब में है एंड वाइफ जो है हाउस वाइफ थी, किसी कारण से जो है मान लीजिए हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो वाइफ को 50% अमाउंट मिलता है। इज इट क्लियर? तो ये पूरा एक प्रोसेस है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पर बात कर लेते हैं, दैट इज हीराकुड डैम। हीराकुड अपने आप में सबसे लंबाई वाला डैम है भारत का, और हीराकुड डैम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पर कैटल आइलैंड पाया गया है ना। बहुत लंबे समय से कैटल आइलैंड, और यहाँ पर पूरी स्पीशीज पाई जाती है। हाँ, लेकिन मानव यहाँ पर नहीं है, लेकिन स्पीशीज पाई जाती हैं। पूरा का पूरा कैटल आइलैंड देखने को मिला है। तो ये हीराकुड डैम है और संबलपुर, और ये महानदी पर लोकेटेड है, सबसे लंबा डैम है ना लेंथ वाइज। कटक, भुवनेश्वर ये इस एरिया में है, और फिर पुरी, जगन्नाथपुरी नीचे आता है, ठीक है। तो कैटल आइलैंड जो है ओडिशा का फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने अभी क्या किया, इको टूरिज्म पैकेजेस निकाला उस हीराकुड रिजर्वोयर पे, जहां पर बीचों बीच क्या है ये आइलैंड है। कैटल आइलैंड इज वन ऑफ द 3 आइलैंड इन द हीराकुड रिजर्वोयर, मतलब इस जलाशय में ये कैटल आइलैंड पाया जाता है। इट इज लोकेटेड वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द हीराकुड रिजर्वोयर। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब सबसे आउटर मोस्ट वाले पार्ट पर ये लोकेटेड है। टू बी प्रिसाइज बात करूं तो ये यहां पर, ठीक है। और ये कुमार बांध विलेज ऑफ बेल पहाड़ बनहारपली रेंज, मतलब ये एक माउंटेन रेंज है, उसके कारण ये थोड़ा ऊंचाई पर उठा हुआ है, और ये लगभग 90 किलोमीटर है संबलपुर ओडिशा से। ये सबमर्ज्ड हिल है अपने आप में, आधी अधूरी पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। विलेजर लेफ्ट सम ऑफ देयर कैटल बिहाइंड ड्यूरिंग रीसेटलमेंट पीरियड। जब रीसेटल हुए वहां से लोग, जब हीराकुड डैम वगैरह बना होगा, तो विलेजर लेफ्ट सम ऑफ देयर कैटल बिहाइंड, तो कुछ कैटल्स वहीं पर मवेशी छोड़ दिए गए। व्हेन द डैम कंस्ट्रक्शन वाज ओवर, द कैटल सेटल्ड ऑन द टॉप हिल टॉप, तो सारे के सारे जो जितने भी कैटल्स हैं वो सब ऊपर ही बस गए। एज द एरिया स्टार्टेड सबमर्ज फॉलोइंग द डैम कंस्ट्रक्शन, द कैटल मूव अप टू भुजा पहाड़, एलिवेटेड प्लेस ऑफ
तो ये एक एलिवेटेड प्लेस है और इसी को क्या कहा जा रहा है, कैटल आइलैंड कहा जा रहा है। तो जो हीराकुड डैम को यदि हम लोग हिस्टोरिकली देखें तो मिस्टर एम विश्वेश्वरैया 1937 में, आपको पता होगा बांधों के निर्माण में एम विश्वेश्वरैया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मल्टीपर्पस स्कीम को ये 1987 में मल्टीपर्पस स्कीम कंसीव्ड की गई थी। इट्स अ फर्स्ट हाइड्रो पावर वॉज कमीशन, इसका जो पहला हाइड्रो पावर है वो 1956 में बना। भारत का ये लॉन्गेस्ट डैम है, महानदी पर लोकेटेड है और यहाँ पर क्या है, अब इको टूरिज्म स्टार्ट होगा और अपने आप में टूरिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाएगा ये। सो इट राइजेस फ्रॉम प्लेस नियर सिहावा बत्सर हिल और ये अमरकंटक, तो द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ टू साउथ ऑफ द अमरकंटक, तो ये एक्चुअल में इसकी लोकेशन है। आपसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हीराकुड के पास वो कौन सी है, तो देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड नियर हीराकुड। तो देब्रीगढ़ आपको जरूर एक याद रखना है पॉइंट, क्योंकि ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो हीराकुड डैम क्यों चर्चा में था, किसने बनाया, हाइड्रो पावर कब शुरू हुआ, साथ ही साथ कहाँ लोकेटेड है और ये क्यों फेमस हुआ, क्योंकि लोगों ने कैटल्स वहीं पर छोड़ दिए थे। अब बात करेंगे हम लोग द अदर पॉइंट्स ऑफ द सेशन, तो कुछ अदर पॉइंट्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। राइट, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनली फैसला हो चुका है और ये फैसला क्या है, लंबे समय से जो लंबित मामला था, दैट इज व्हाट, टोटल जजेस कितने हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 34, वर्तमान में कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, टोटल 24। तो यहां पर बहुत रिक्वेस्ट की गई कि पेंडिंग केसेस हैं, तो फाइनली क्या हुआ, अब 9 और जजेस को रिकमेंड कर दिया है कॉलेजियम ने। कॉलेजियम आपको पता होगा थर्ड जजेस केस जो आया था 1998 में, उसके तहत एक चीफ जस्टिस और 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस की नियुक्ति करते हैं अलग अलग राज्यों के वकीलों को, लॉयर्स को, या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा। तो यहां पर ज्यूरी ऑफ जजेस फाइनली क्या है, 9 जजेस को यहां पर तो यहां पर देखिए, अ फोरम विच डिसाइड द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस। तो ये एक कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, अपॉइंटमेंट के अलावा ट्रांसफर को भी यही लोग डिसाइड करते हैं। कॉम्प्राइज्ड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। और ये वाली बात कहां से आई, थर्ड जजेस केस 1998 से। इसी प्रकार फर्स्ट जज केस भी था 1981, फिर सेकंड जजेस केसेस आया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट मेयरली अप्रूव्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चॉइस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो चॉइस है, मतलब ये हुआ कि सभी लोग अपना एक डिसीजन लेते हैं और फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर मोहर लगा देता है, तो उसी को प्रेसिडेंट क्या है, चॉइस के तौर पे कंसीडर करते हैं। सो 3 जजेस केस में ये आया था और भारत में NJAC भी लाया गया था, आपको याद आ रहा होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। 99वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया था, क्योंकि वो लेजिस्लेचर ने क्या किया, जो कानून बनाने वाली जो हमारी समिति है लेजिस्लेचर, वो जुडिशरी के दायरे में जाती हुई दिखाई दे रही थी और जुडिशरी अपना काम स्वतंत्र रूप से करे। देयर शुड बी नो पेनिट्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर और वी कैन से एग्जीक्यूटिव। तो इसीलिए क्या हुआ, इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया 2015 में जो आया था। तो यहां पर देखिए क्रिटिसिज्म ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑफ चेकिंग प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड डेटा। यहां पर होता क्या है, ये जजेस जो हैं अपने फेवर्ड, ऐसा बिल्कुल देखने को मिला है कि अपने फेवर्ड लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इत्यादि। तो ये एक इश्यू है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बहुत कमी है। एक्सक्लूसिवली साइडलाइन टैलेंटेड जूनियर जजेस एडवोकेट्स, तो जो बहुत ही टैलेंटेड जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, उन्हें आगे फॉरवर्ड होने का मौका नहीं मिलता है। ये पूरी तरह से एक नेपोटिज्म, हमारी जुडिशरी में बहुत बड़ा नेपोटिज्म देखने को मिलता है और इसीलिए गवर्नमेंट 2015 में NJAC लेकर आई थी, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी तो आनी चाहिए।
तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। कॉलेजियम सिस्टम जो है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का ही इजाद किया हुआ एक फॉर्मूला है। इज इट क्लियर? तो कुछ चेंजेस क्या लाने होंगे? जो यूनिलेटरल एकाकी निर्णय होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो ना हो। कॉन्स्टिट्यूटेड जजेस व्यू नीड टू बी इन रिटन, तो जो कंसल्टेड जजेस जो कंसल्ट किए गए अन्य जजेस से, उनके व्यूज राइटिंग में हो कि उन्होंने क्या लिखा है। नॉन कंप्लायंस मस्ट मेक चीफ जस्टिस चॉइस नॉन बाइंडिंग, और यहाँ पर नॉन बाइंडिंग होनी चाहिए चीफ जस्टिस की चॉइस। ट्रांसफर ऑफ जजेस रिव्यूएबल ओनली इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर रिकमेंड किए गए। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना हैज रिकमेंडेड द गवर्नमेंट 9 नेम ऑफ अपॉइंटमेंट एज अपेक्स कोर्ट जजेस। देखिए ये होता क्या है, ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट मतलब यूनियन लॉ मिनिस्टर, फाइनली यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है वो ये नामों को प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट फाइनली उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। तो कॉलेजियम हैज फॉर द फर्स्ट टाइम इन वन सिंगल रेजोल्यूशन, एक ही सिंगल रेजोल्यूशन में 3 महिलाओं का आना, इन 9 में से 3 फीमेल हैं। आपको इंदु मल्होत्रा याद आ रही होंगी, पिछले दिनों में इंदु मल्होत्रा चल रही थी जज, इस बार 3 जजेस को रिकमेंड किया है आउट ऑफ दीज 9 जजेस। इट हैज दस सेंड टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल इन फेवर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द हाईएस्ट जुडिशरी। तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। केवल तेलंगाना राज्य में ही अभी चीफ जस्टिस हैं एक फीमेल, अदरवाइज कहीं पर फीमेल नहीं है। सो द प्रोसेस इज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री, और ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्रोसेस है कि ऐसी उम्मीद है कि कर्नाटका हाई कोर्ट की जो जज हैं बी.वी. नगरथना, ये पूरी संभावना है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी भविष्य में। जिस प्रकार से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, इनका एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये जरूर बनने की संभावना इनकी। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि एक्चुअल में हुआ ये था। कॉलेजियम सिस्टम इसलिए लाया गया कि 1970 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब बहुत से जो सीनियर जजेस थे उनको बाईपास करके 1970 में अटेम्प्ट हुआ सब्सिक्वेंटली टू इफेक्ट मास ट्रांसफर। तो इस समय पर जो है सुपरसेड कर दिया गया था अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब बहुत सारे ऑलरेडी सीनियर थे उनकी बजाय नीचे वाले पर्सन को यहाँ पर चीफ जस्टिस बना दिया गया। दूसरा, बहुत ही ज्यादा ट्रांसफर्स देखने को मिले, और तब क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का इन्वेंशन है, इसको लाया जाता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट एंड बाय द प्रेसिडेंट एंड स्पीक्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन। तो यहाँ पर ये जो रिकमेंडेशन है पूरी तरह से ये जजेस के द्वारा दी जाती है। फर्स्ट जजेस केस याद रखना 1981 में, रूल दैट कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट बी फुल एंड इफेक्टिव। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करना अपॉइंटमेंट के लिए ये एक जरूरी था, ऐसा बोला गया, जरूरी है। हाउएवर इट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज ओपिनियन एल्बेट कैरिंग ग्रेट वेट शुड बी प्राइमेसी, की जिसको ज्यादा, जिसमें वजन है, वजन का मतलब जिसकी प्राथमिकता ज्यादा, जो सीनियर है, सीनियरिटी के हिसाब से दिया जाएगा। सेकंड जज केस में क्या हुआ, देखिए सेकंड जज केस में क्या होता है, कंसल्टेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, उन्होंने जो कंसल्ट किया है ना, रियली मीन कॉन्करेंस। तो यहां पर चीफ जस्टिस के साथ 2 जजेस। फाइनली आज की तारीख में जो कॉलेजियम है ऑन ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू इट्स ओपिनियन, यही आजकल प्रचलित है और इसी को यूज किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इन द थर्ड जज केस 1998 एक्सपेंडेड द कॉलेजियम टू 5 मेंबर बॉडी कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो यहां पर जो सलाह है, मशवरा है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा और उन्हीं को, जैसे इस बार 9 जजेस के लिए अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट गुहर गई है, जिसमें से 3 फीमेल है। द प्रोसीजर फॉलोड बाय द कॉलेजियम अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस कैसे होता है, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
एंड अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एज फार चीफ जस्टिस इज कंसर्न, द आउटगोइंग चीफ जस्टिस, तो जो जाता हुआ जो चीफ जस्टिस है जैसे एन वी रमणा, वो डिसाइड करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि हु विल बी हिज सक्सेसर, और वो पूरी तरह से सीनियरिटी के बेसिस पर होता है। इन प्रैक्टिस इट हैज बीन स्ट्रिक्टली बाय सीनियरिटी, ये पूरी तरह से सीनियरिटी के आधार पर, सिंस द सुपरसेशन कंट्रोवर्सी ऑफ 1970, ये हमेशा सीनियरिटी के आधार पे ही होता था, लेकिन सुपरसेशन देखा गया 1970 में, वो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। द यूनियन लॉ मिनिस्टर फॉरवर्ड द रिकमेंडेशन टू पीएम, तो यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है हमारे कानून मंत्री हैं, वो अपने ये जो रिकमेंडेशन आती है इनको जाती है रिकमेंडेशन बाय कॉलेजियम, ये पीएम को देते हैं, और फाइनली पीएम हु इन टर्न्स एडवाइजेस द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि ये आप रख लीजिए, और फिर फाइनली ये, और ये हार्ड एंड फास्ट है कि जो रिकमेंड किया गया उन्हीं को ही अपॉइंट किया जाए, ये सब भी नियम का हिस्सा बन गए। सो अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे, फॉर अदर जजेस टॉप कोर्ट, जो कि टॉप कोर्ट है, द प्रपोजल इज इनिशिएटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करते हैं अदर कॉलेजियम मेंबर से एज वेल एज द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट हेलिंग फ्रॉम हाई कोर्ट ऑफ विच रिकमेंडेड पर्सन बिलोंग्स। तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हाई कोर्ट से जहां पे जो रिकमेंडेशन आ रही है, राइट, तो देखिए क्या होता है, अदर जो जजेस हैं ऑफ टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रपोजल इनिशिएट किसके द्वारा किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करते हैं रेस्ट ऑफ कॉलेजियम मेंबर मतलब अन्य 4 से, एज वेल एज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट, और जो सीनियर मोस्ट जज हैं कहाँ के, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के, जहां से मान लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट से कोई एक जज को सुप्रीम कोर्ट में लाना है, तो उस हाई कोर्ट से के रिकमेंडेड मेंबर्स जो बिलोंग करते हैं उनसे भी सजेशन लिए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। द कंसल्टीज मस्ट रिकॉर्ड देयर ओपिनियन इन राइटिंग, वो लिखित में अपने ओपिनियन को देते हैं। इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइल, और ये पूरी फाइल मेंटेन होती है इसकी। कॉलेजियम सेंड द रिकमेंडेशन टू लॉ मिनिस्टर, फाइनली ये जो अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर के पास जाती है, और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो पता चला कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है, जिसमें रिकमेंड जाता हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे एन वी रमणा जो हैं वही बताएंगे कि कौन बनेंगे। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस का क्या प्रोसेस है। थर्ड बात आ गई हाई कोर्ट में, तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड एंड द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो चीफ जस्टिस जो हैं वो हाई कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट्स are appointed as the policy having chief justice from outside the respective state। तो एक तो क्या है, चीफ जस्टिस उस राज्य से न हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस राज्य से न हो, वरना नेपोटिज्म ज्यादा होगा क्योंकि वो ऑलरेडी उस स्टेट के जजेस को जानते होंगे। द कॉलेजियम टेक्स द कॉल ऑन एलिवेशन, फिर कॉलेजियम निर्णय लेगा कि किसको आगे बढ़ाना है। High Court judges are recommended by the collegium comprising Chief Justice of India and 2 senior most judges, यहाँ पर 4 नहीं है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, और ये जो प्रपोजल हाउएवर इज इनिशिएटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न इन कंसल्टेशन विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस कलीग्स। तो यहाँ पर क्या होता है, हाई कोर्ट्स में जो जजेस हैं वो रिकमेंडेशन किसके द्वारा आती है, वहां के चीफ जस्टिस, कंसर्न चीफ जस्टिस के द्वारा। द रिकमेंडेशन इज सेंड टू चीफ मिनिस्टर, फाइनली रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर को भेजी जाती है। हु एडवाइजेज द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर को बता दिया जाता है कि मान लीजिए राजस्थान है, हरियाणा है, हरियाणा मतलब चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है, तो वहां पर जो अपॉइंट किए गए हैं, मतलब जो रिकमेंडेड व्यक्ति हैं, अभी तो रिकमेंडेड ही है, उनको चीफ मिनिस्टर के पास में उनकी लिस्ट भेजी जाती है, वो गवर्नर को प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता है ना, हाई कोर्ट के जजेस को भी यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास जाएगा, फाइनली क्या है, प्रेसिडेंट उन्हें, ठीक है, अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो हाई कोर्ट में है। इज इट क्लियर।
सो हाई कोर्ट के जजेस का रिकमेंडेशन भी कॉलेजियम के द्वारा ही होता है, द चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, और वो हाई कोर्ट के हैं। ठीक है, चलिए, तो हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट में 1+4, हाई कोर्ट में 1+2। क्या कॉलेजियम ही ट्रांसफर को भी रिकमेंड करता है? तो बिल्कुल कॉलेजियम ही रिकमेंड करता है चीफ जस्टिस और अदर जजेस के ट्रांसफर को। चीफ जस्टिस कहाँ के? स्टेट्स के चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, वो तो एक ही कोर्ट है। तो आर्टिकल 222 में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रदान किया है ट्रांसफर ऑफ द जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। आर्टिकल 222 में बताया कि राजस्थान से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तेलंगाना से वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट। तो यहां पर जो मूवमेंट है ये आर्टिकल 222 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। व्हेन अ चीफ जस्टिस इज ट्रांसफर्ड, जब भी चीफ जस्टिस को ट्रांसफर किया जाता है तो चूंकि वहां पर उस हाई कोर्ट में रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होगी, तो साइमल्टेनियसली उसी समय पर फाउंड खोजना होता है हाई कोर्ट कंसर्न कि वहां पर एक रिप्लेसमेंट हो। और ये जो रिप्लेसमेंट है, यदि एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे यदि कोई अपॉइंट हुआ है तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है दूसरा अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब वो तो एक्टिंग जज है, तो विद इन ए मंथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको वही जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है उस प्रोसेस से फिर से अपॉइंटमेंट करना शुरू किया जाता है। इन मैटर्स ऑफ ट्रांसफर द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज डिटर्मिनेटिव। तो यहां पर जो ट्रांसफर्स हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड द कंसेंट ऑफ द जजेस कंसर्न इज नॉट रिक्वायर्ड, और सहमति जज की है या नहीं है वो जरूरी नहीं है। अब जो ट्रांसफर्स होते हैं ना, कई बार होता ये है कि किसी प्रकार की ब्राइब या किसी प्रकार के आरोप लगते हैं, या फिर उस राज्य में पर्टिकुलरली कोई किसी प्रकार का हनन हुआ है तो उन्हें दूसरे स्टेट में भेज दिया जाता है। लेकिन जब दूसरे स्टेट में भेजा जाता है तो कभी भी लिखित में ये बताया नहीं जाता कि उस जज का ट्रांसफर होने का कारण क्या है। कारण बता देंगे तो मान लीजिए वो व्यक्ति जो है, जो जज हैं, वो मध्य प्रदेश में भेजा है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में भेज दिया मान लीजिए, तो मध्य प्रदेश के जो वकील हैं और अदर जजेस हैं वो उनकी जो एक गरिमा है, साख है, क्रेडिबिलिटी है, उस पर हमेशा डाउट करेंगे। और इसीलिए रिटर्न में ये नहीं बताया जाता कि वाई ही और शी हैड बीन ट्रांसफर्ड, कि उनका ट्रांसफर क्यों करवाया गया। हाउएवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड टेक इनटू अकाउंट द व्यू ऑफ चीफ जस्टिस। तो ये यदि नॉर्मल कोई जज है, चीफ जस्टिस नहीं है, अदर जजेस हैं, तो जो है व्यूज जरूर पूछ सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देख लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कितना ज्यादा रोल होता है, मास्टर ऑफ द रूस्टर, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर से लेकर अपॉइंटमेंट और पूरा कॉलेजियम। सो हाई कोर्ट कंसर्न एंड व्यू वन मोर सुप्रीम कोर्ट जज हु आर इन पोजीशन टू डू सो। तो नॉट ओनली चीफ जस्टिस बल्कि अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो इंपॉर्टेंट या फिर सीनियर हैं उनसे ये सजेशन ले सकते हैं। ऑल ट्रांसफर मस्ट बी मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो लोगों की पब्लिक जनता के हित के तौर पे ही किए जाने चाहिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, ताकि जस्टिस जो हो वो बेटरमेंट के तौर पे यूज किया जा सके। लूपहोल, सबसे बड़ी कमियां क्या हैं? एक तो कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि केवल 250 अब तक जितने भी जजेस बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, केवल और केवल वो 250 परिवारों से ही आता है। आप देखेंगे कि फादर सुप्रीम कोर्ट में जज थे, वही सन उनके सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं। ऐसे कई से केसेस देखे गए। इसका मतलब नेपोटिज्म तो है, ट्रांसपेरेंसी है, नेपोटिज्म है। जजेस अपॉइंटेड जजेस, जजेस खुद को जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं तो पूरी इनकी एक लॉबिंग होती है, राइट। तो इसके अलावा देखिए इट पोज द थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और इसीलिए एनजेएसी को लाया गया था। बहुत समय से ये जो है ना सफरिंग चीजें देखने को मिल रही थी। क्राइटेरिया क्या है? सम डू नॉट बिलीव इन फुल डिस्क्लोजर ऑफ रीजंस फॉर ट्रांसफर एज इट मेक लॉयर इन डेस्टिनेशन कोर्ट चेरी ऑफ द ट्रांसफर जजेस। तो यहां पर एक बात और है कि क्यों ट्रांसफर किया गया है उसका फुल डिस्क्लोजर कभी नहीं होता, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। स्कोप ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर बहुत से स्कोप है ट्रांसपेरेंसी के, और इन रेस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट देयर has been acknowledgement that zone of consideration must be expanded
and avoid criticism that many appointees hails from families of retired judges। तो यहाँ पर रिटायर्ड जजेस की फैमिली के ही अपॉइंट करने वाले जजेस होते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम अब हो गया है। तो कॉलेजियम के बारे में आपको बहुत हद तक पता चल गया होगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज लगा दी है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वर्सेस कॉलेजियम सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था कि एक लॉ मिनिस्टर, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट, 2 अदर जजेस है ना, 2 अदर जजेस, और इसके अलावा 1 लॉ मिनिस्टर एंड 2 अदर एमिनेंट पर्सन। तो इस प्रकार से कुल 6 व्यक्तियों का एनजेएससी को लाया गया था और 13 अगस्त 2014 को पास हो गया था, लगभग 2015 में ये आया था। और फाइनली क्या होता है, एनजेएसी वाज बॉडी क्रिएटेड टू एंड ऑफ द 2 डिकेड ओल्ड सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट जजेस। तो इसको खत्म करने के लिए लाया गया था, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन, और देखिए कॉलेजियम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिकल 124 सेज अपॉइंटमेंट टू बी मेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद जजेस एज प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी। प्रेसिडेंट जिस प्रकार से अच्छा समझे, जजेस के कंसल्टेशन पर ही काम हो। तो ये कॉलेजियम सिस्टम जो 3rd जजेस केसेस आज की तारीख में सबसे ज्यादा ये कॉमन जो है, ये 3rd जजेस केसेस है। ठीक है, चलिए अभी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में। मैं आपको ब्रीफ में इसके बारे में बता देता हूं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। यहां पर जो है 2 स्मॉल न्यूक्लियस नाभिकों को जोड़कर एक हैवी नाभिक है ना, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम वगैरह को है ना, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को जोड़कर और फिर हीलियम बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है यही सूर्य में, सन में भी होता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल इग्निशन, बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है, और इसके लिए रिसर्चर्स ने क्या करा, लेजर का प्रयोग किया। और लेजर से 1.3, आपको एग्जैक्टली बात करूं तो देखिए ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मिलके दोनों मिलते हैं, हीलियम और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, और ये ऊर्जा न्यूक्लियर फिशन से कई कई गुना बड़ी ज्यादा होती है। इसीलिए सन और अदर स्टार्स हमेशा इतने समय से ये प्रकाशमान ऊर्जा इनकी खत्म नहीं होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट, ये तो आपको पता ही होगा। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, लेजर्स का प्रयोग किया गया स्मॉल टारगेट के साथ फ्यूल पैलेट पर। ठीक है, हीट ए स्मॉल टारगेट और फ्यूल पैलेट, और उससे 1.3 मेगा जूल की हीट एनर्जी जनरेट कर दी गई। लेजर्स आपको पता ही है बहुत ताकतवर एनर्जी के सोर्स होते हैं। तो पहले तो क्या होता था, पहले हमें न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना है, मतलब नाभिकीय संलयन करवाना है ना, जिसमें ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का प्रयोग करके हीलियम बनेगा। तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले हमें न्यूक्लियर फिशन, मतलब नाभिकीय विखंडन करवा के उतनी ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ती थी ताकि ये न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन गतिविधि स्टार्ट हो। लेकिन अब ब्रेक थ्रू इन्वेंशन क्या हुआ है कि लेजर की मदद से ये एनर्जी से स्टार्ट किया जा सकता है एक बार को। और आपको ये भी याद आ रहा होगा, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फ्रांस में लोकेटेड है, ITER, भारत का जो फिजिकल रिसर्च लैब है उसके द्वारा, और लार्सन एंड टर्बो के द्वारा, प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूशन अहमदाबाद के द्वारा। आपको याद आ रहा होगा एक क्रायो स्टेट दिया है जिसके अंदर टोकामैक कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या? टोकामैक कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये रशिया का कॉन्सेप्ट है जिसके तहत क्या करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन की मदद से 2035 तक सभी देश, जिसमें भारत भी हिस्सा है, 9% शेयर इंडिया का है, और दुनिया के सभी डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस हैं मेन, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस है ना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, USA। तो ये देश क्या कर रहे हैं, ITER पर रिसर्च कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग यूरेनियम पर नहीं बल्कि हम नाभिकीय संलयन यूज कर रहे होंगे। एक ब्रेक थ्रू कैसे हुआ कि इम्प्रूव्ड लेजर प्रेसिजन की मदद से इन्होंने ब्रेक थ्रू इन्वेंशन किया और हाई टेम्परेचर को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। प्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज, तो प्लाज्मा तो आपको पता है चौथी स्टेज है। तो ये बेनिफिट क्या होगा ह्यूमैनिटी के लिए, जो एनर्जी नीड है और विशेषकर जो क्लाइमेट चेंज और ये सब हो रहा है, इसको काफी हद तक रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि
ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती हैं। इज इट क्लियर? तो बेसिक पॉइंट यहां पर यही था। अगले टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इंडिया रेटिफाइज किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। भारत ने रेटिफाई कर दी है, अभिपुष्टि कर दी है जो किगाली का संशोधन हुआ है। अब देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आपको याद आ रही होगी 1987 में आई थी, और ये था ओजोन डिप्लीशन के लिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सन 2000 में और डेवलपिंग नेशन सन 2010 में पूरी तरह से बैन कर देंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। तो उसकी जगह किसका प्रयोग करा जाएगा? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का प्रयोग किया जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये ओजोन डिप्लीशन में तो इनका कोई रोल नहीं है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन्स इत्यादि का होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 12 से 14,000 टाइम्स ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्टिव गैस है। तो इसलिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ये यूज। तो अब क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन किया गया था। किगाली जो कि एक शहर है युगांडा का, युगांडा देश अफ्रीका का है, वहां पर किगाली जो है प्रोटोकॉल लाया गया और इसमें अमेंडमेंट हुआ। तो ये पूरा सेक्शन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। 197 पार्टीज है, 196 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन एग्रीड टू डील इन किगाली रवांडा एंड एग्रीड टू अमेंडमेंट इंक्लूड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फेस आउट। तो हाइड्रोक्लोरोकार्बन को पूरी तरह से फेज आउट करना, इसमें 3 भागों में। और ये जो फोर्स में आई है ये 1 जनवरी 2019 को आई है। भारत ने भी इसको रेटिफाई कर दिया फाइनली। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 अलग अलग देश बनाए गए हैं, लिस्ट है। जैसे डेवलप्ड नेशंस, उनका अपना अलग रोल होगा, यूएस, जापान, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे चाइना, साउथ अफ्रीका और जो अदर लोअर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, इनको इस लिस्ट में डाला गया। और 2047 तक 85% तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हम लोग रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज करते हैं उनको कम किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहां पर बताया गया है कि यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर रेटिफिकेशन ऑफ किगाली अमेंडमेंट to the Montreal Protocol on the substance that deplete ozone layer for phase out down of the हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी फेज आउट करने की बात की गई। तो ये पूरा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट सिट्स अंडर वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पेरिस कन्वेंशन भी आया था, उसके बाद मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आया। समय समय पर अलग अलग कन्वेंशन आने लग गए थे। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर लंदन में हुआ, नैरोबी में हुआ, कोपेनहेगन में हुआ, बैंकॉक, वियना 98 में, ऑस्ट्रेलिया 99 में, बीजिंग एंड 2016 में फाइनली किगाली। ठीक है, और 2019 में ये पूरी तरह से जो है 2019 इज द डेट, 1 जनवरी 2019 जो फोर्स में आया। भारत ने इसकी अभिपुष्टि कर दी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होने चाहिए। तो देख लीजिए, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, आपको याद आ रहा होगा, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, अंटार्कटिक रीजन है, वहां पर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वो बहुत ठंडे होने की वजह से ओजोन डिप्लीशन का बेस्ट लोकेशन और लगभग यूनाइटेड नॉर्थ अमेरिका के बराबर का जो पूरा एरिया है वो डिप्लीट हो जाता है। और जैसे ही गर्मियां आती हैं वो फिर से फिल होने लगता है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया था और उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हमने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट भी करवाया। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो इसके अल्टरनेटिव के रूप में हमने रेफ्रिजरेशन में लाए, अब ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन देखिए आप, दीज आर द पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस, 12 से 14,000 गुना ज्यादा जो है इंपैक्टफुल है, विच हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट। इज इट क्लियर? तो ओजोन के डिप्लीशन को करने वाले क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है? नहीं है। तो कौन कौन से भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैथिल क्लोरोफोम, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मैथिल ब्रोमाइड्स, ये सभी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज हैं। ब्रोमोक्लोरोमीथेन, ये आपको लिस्ट पूरी याद रखनी है, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, राइट, है ना, फाइंड ऑड मैन आउट वगैरह, तो
उस समय पर आप ये आंसर बता सकते हैं। वेयर आर दे यूज्ड, कहां पर यूज होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में यूज होते हैं। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोन्स फायर एक्सटिंग्विशर में भी प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फोम्स जो होते हैं, फोम आप जो फोम यूज करते हैं झाग वगैरह, उसमें यूज किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को एरोसोल प्रोपेलेंट में भी यूज किया जाता है। मैथिल ब्रोमाइड को फ्यूमिंगेशन, फ्यूमिंगेशन क्या होता है भाई? आपने देखा होगा जो पेस्टिसाइड से उनको गैस के रूप में जो छिड़काव किया जाता है वो फ्यूमिंगेशन कहलाता है। सॉइल में स्ट्रक्चर गुड टू बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, तो उस समय पर ये होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर यूज्ड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ओजोन को खराब करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये किस किस प्रकार की, किस किस जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है ना? कहां कहां पर इनका प्रयोग किया जाता है बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 2 3 4 आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो देखिए, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स, इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स, इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एट प्रेशराइजिंग एजेंट इन एरोसोल कैन। तो देखिए, एक्सेप्ट ट्यूबलेस टायर्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने ऊपर भी देखा, प्लास्टिक फोम्स इत्यादि में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने में, और एरोसोल कैन, इन तीनों में यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हियर। तो कई बार क्या होता है, जो इनके एप्लीकेशंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम, क्लीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, प्रेशराइजिंग एजेंट इन एरोसोल कैन। एरोसोल जो कैन्स होते हैं, जो जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह जिसमें पीते हैं, उनमें प्रेशराइजिंग एजेंट का काम करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्फ्लेमेबल, मतलब आग नहीं लगती इनमें। केमिकल्स कंटेनिंग एटॉम्स ऑफ कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल स्प्रेज, ब्लोइंग एजेंट, राइट। तो ये सॉल्वेंट के रूप में, स्प्रे के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। कई बार आप देखेंगे कि जो डिओड्रेंट्स वगैरह हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ये डायग्राम आपको पूरी तरह से क्लियर कर रहा है कि किस प्रकार से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर के डिप्लीशन होने पर, आपको पता है सन से यूवी रेज ए, बी और सी तीनों आती है। तो यूवी रेज ए और बी तो नीचे आती हैं, लेकिन ओजोन लेयर यूवी सी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर देता है, राइट, पूरी तरह से ये प्रोटेक्ट कर देता है। 1 सेकेंड। हेलो ना जी मैम, मैं क्लास में ही हूँ अभी ना, तो क्लास को कवर कर लूँ, उसके बाद बात करता हूँ। हाँ 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 हाँ, है ना। नहीं नहीं, बोल दो, आए गई, हाँ, है ना। जी जी जी। सो यूवी रेज ए बी, ये आपको सी जो है, ये यहां पर यूवी रेज जो सी है, यूवी सी, ये एक्चुअल में ओजोन इसको परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इज इट क्लियर? तो हार्मफुल रेज को बचाने में ओजोन मदद करती है, लेकिन रेजेस ना पहुंच पाए। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से डिप्लीशन बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी एंड टारगेट्स, इंडिया विल कंप्लीट फेज आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इन 4 स्टेप। भारत ने जो टारगेट रखा है 4 स्टेप्स में, 2032, उस 2032 में 10% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, 2037 में 20%, 30% 2042 में, और 2047 में 80% तक हम लोग। तो ये इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है, ये आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी फेज आउट कैसे करेगा भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मेजर इंपैक्ट क्या होंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के फेज आउट होने से? काफी हद तक ये जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हो रहा है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसी से काम डाउन होने में मदद मिल जाएगी, ठीक है। इट विल अचीव एनर्जी एफिशिएंसी गेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन, क्लाइमेट। तो यहां पर क्या हो रहा है
कि इससे एनर्जी एफिशिएंसी और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का रिडक्शन जो हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह से, जैसे आपको ये बात पता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी कैसे काम करेगा, एक तरह से ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करेगा ये। तो इसको कंट्रोल करने में ओवरऑल एफिशिएंसी इससे बढ़ेगी हमारे एनवायरनमेंट की। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फेज डाउन इंप्लीमेंटेशन विल इन्वॉल्व सिनर्जी टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक एरिड सोशल एंड को बेनिफिट बिसाइड्स एनवायरमेंटल गेन। तो इससे जो एरिड सोशल एंड को बेनिफिट्स हैं, मतलब देखिए आने वाले समय में बहुत बड़े परिवर्तन जो आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करेगा। कुल मिला के अल्टीमेटली ये फेज आउट होने से ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी और उसके जो इम्पैक्ट हैं उन सबसे बचा जा सकेगा, राइट। तो देयर वुड बी अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट डोमेस्टिक इनोवेशन इन न्यू जनरेशन अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, और इसके लिए सभी देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए अगला एक प्रश्न और आ रहा है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। सो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो ओपन मार्केट परचेस करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, कितने 25,000 करोड़ अंडर जीसैक एक्विजिशन प्रोग्राम। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं इनको सेल करके इनको परचेज करना, ये सब गवर्नमेंट करती रहती है। इससे इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है, मतलब महंगाई को भी। और इसके अलावा कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट को अचानक से कुछ फंडिंग की डिमांड होती है तो वो ट्रेजरी बिल निकालते हैं, है ना। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, गवर्नमेंट को अचानक से डिमांड हुई तो ट्रेजरी बिल्स के से क्या होता है 1 ईयर 32 डेज 91 डेज के लिए, और उस दिन के बाद जितना इंटरेस्ट है वो डिसाइड किया जाता है और फाइनली लोगों को, चूंकि एक बहुत सिक्योर मोड है, गवर्नमेंट के द्वारा निकाले जाते हैं ट्रेजरी बिल, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेजरी बिल। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, अधिग्रहण करना किसी चीज को, ठीक है, अधिग्रहित करना मतलब उसको कैप्चर कर लेना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, यहाँ पर 25,000 करोड़ की सिक्योरिटीज जो है वो ओपन मार्केट परचेज करेगी गवर्नमेंट। परचेज से क्या होगा बताइए, 25,000 करोड़ की चीज परचेज यदि करेगी, एक्चुअल में मार्केट की लिक्विडिटी वैसे कम हो जाएगी, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। इज इट क्लियर? यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में, और वो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या आरबीआई जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो सिक्योरिटीज को मैनेज करता है, लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मैनेज नहीं करता क्या? ट्रेजरी बिल आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो ट्रेजरी बिल इश्यूड बाय सेपरेट गवर्नमेंट्स। तो ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू किए जाते हैं, एंड देयर इज नो ट्रेजरी बिल। क्या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई ट्रेजरी बिल नहीं लाए जाते? ट्रेजरी बिल ऑफर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। ट्रेजरी बिल पर जो डिस्काउंट होता है वो द पार वैल्यू, मतलब ये फेस वैल्यू होती है इसकी अपनी, और उसी पर ये डिसाइड किया जाता है। बताइए क्या सही है स्टेटमेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेजरी बिल से रिलेटेड है। तो देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोनों को मैनेज करता है आरबीआई। यहां पर बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को नहीं करता, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को। पहला स्टेटमेंट गलत। ट्रेजरी बिल को इश्यू करने की ताकत बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। सही स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, उसकी जो फेस वैल्यू उसके आधार पे। तो यहां पर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इश्यू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और यहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट को यदि कोई लोन डेप्थ ऑब्लिगेशन है तो उसको एक्नॉलेज करता है, मतलब ये पहचानने का काम करता है। सो जीसैक इश्यूएंस आर मैनेज्ड बाय आरबीआई, और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये आरबीआई के द्वारा, वेदर स्टेट के लिए भी ट्रांजैक्शन वगैरह आरबीआई के द्वारा। अब देखिए ट्रेजरी बिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। ट्रेजरी बिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब गवर्नमेंट का कैश मैनेजमेंट, गवर्नमेंट को कैश की कमी होती है तो ये ट्रेजरी बिल, इसकी मदद से गवर्नमेंट क्या है, मार्केट से पैसा उठाती है।
बीइंग रिस्क फ्री, ये रिस्क फ्री है यदि कोई परचेस करेगा। मैच्योरिटी होने पर एश्योरिटी है, गवर्नमेंट का है, और इसीलिए क्या है, अ फ्लोटिंग रेट प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो इसकी प्राइसिंग भी अच्छी खासी होती है, और डिस्काउंट एंड रिडीम जो है ये फेस वैल्यू पर होता है, एट पार वैल्यू पर जब ये मैच्योर होता है। तो ये जो ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज यहां पर मैच्योर होते हैं। 364 का मतलब पूरा 1 ईयर हो गया। डेटेड सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, एनीवेयर बिटवीन 5 to 40 ईयर्स। टी बिल्स आर इश्यूड ओनली बाय सेंट्रल बैंक एंड द इंटरेस्ट ऑफ देम इज डिटरमाइंड बाय, जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कोई ट्रेजरी बिल खरीद लिया, तो इंटरेस्ट जो है वो मार्केट फोर्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि कोई परचेस करता है फिर उसको आगे फर्दर बेच देता है, उसको आगे बेचते चले जाते हैं और उससे मार्जिन कमाते रहते लोग। तो मार्केट फोर्स डिसाइड करती है, क्योंकि पूरी तरह से सिक्योर होता है, गवर्नमेंट के द्वारा इश्यूड है, इसीलिए क्या होता है आगे से आगे इंटरेस्ट लोग इस पर कमाते चले जाते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट अल्टीमेटली मिलेगा वो किस पर मिलेगा, फेस वैल्यू पर, द पार वैल्यू पर। इज इट क्लियर? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए ये जितने भी पॉइंट्स है प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीसैक जो है, लाइक बैंक फिक्स डिपॉजिट, जीसैक्स आर नॉन टैक्स फ्री, ये टैक्स फ्री नहीं है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति ने खरीदा तो ये टैक्स फ्री नहीं होंगे। दे आर जनरली कंसीडर्ड द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट, सो द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज ऑलमोस्ट निल। हाउएवर दे आर नॉट कंप्लीटली रिस्क फ्री सिंस द सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन, इंटरेस्ट रेट का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। अब देखिए बैंक फिक्स डिपॉजिट, आपको यह भी पता होगा कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, पहले 1 लाख रुपए था, आजकल जो है बैंक फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख रुपए तक, यदि मान लीजिए मेरा 20 लाख रुपए है किसी बैंक में और ये बैंक डूब गया, तो एश्योरिटी है कि मुझे 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है DICGC के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये अभी हाल ही में परिवर्तित किया गया था। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं मैंने आपके लिए लगा दिए हैं, आप जरूर पढ़िए कि टुवर्ड्स द आर्बिट्रेशन फ्रेंडली जुरिस्डिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं इसमें, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। होता क्या है कि जो फ्यूचर ग्रुप के मालिक हैं किशोर बियानी, उनका अपना एक कॉन्ट्रैक्ट है अमेजॉन के साथ। अब देखिए कोई भी बाहर की जो कंपनी होती है, जैसे अमेजॉन जो है अमेरिका की कंपनी है, तो वो दिल्ली का आर्बिट्रेशन नहीं चाहेगी, वो उसने क्या है सिंगापुर का आर्बिट्रेशन लिया। तो अमेजॉन कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट किया और इनके जो पूरे लीगल पेपर्स है, जो लीगल प्रोसेस है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आर्बिट्रेरी जो कोर्ट है वो सिंगापुर में, दिल्ली आर्बिट्रेशन कोर्ट भी है, लंदन आर्बिट्रेशन कोर्ट भी होते हैं। तो यहां पर यह देखा गया कि हुआ इन्हीं दौरान, एक तो ये बात आपको क्लियर हो गई अमेजन फ्यूचर ग्रुप, और यहां पर क्या हुआ, एक विवाद खड़ा हुआ। फ्यूचर ग्रुप ने पिछले दिनों में बहुत अच्छा काम किया, किशोर बियानी इज रियली मास्टरमाइंड इन द रिटेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस में वो बहुत शानदार आदमी, लेकिन होता क्या है कि वो बहुत ज्यादा लोन उठा लेते हैं बैंकों से, और उस कारण आनन फानन में फ्यूचर ग्रुप अब चाहता है कि मैं ये लोन चुका नहीं पाऊंगा, तो मेरा ये रिटेल वाला जो पूरा मार्केट है वो किसी को बेच दूं। तो वो किसको बेचने की कोशिश करते हैं, रिलायंस को। रिलायंस एग्री भी है ना, रिलायंस जो आप जो रिलायंस के जितने भी रिटेल स्टोर्स देख रहे हैं, राइट, तो यहां पर क्या होता है, फिर पेच आता है अमेजॉन का। अमेजॉन बोलता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर ग्रुप से पहले था, तो पहला दावा मेरा बनता है, और रिटेल कंपनी का जो एक्सपेंशन है भारत में वो मैं करूंगा, ना कि रिलायंस। तो यहां पर जो आर्बिट्रेरी कोर्ट है सिंगापुर का, वो इन फेवर ऑफ अमेजॉन वो वर्डिक्ट देता है, और यहीं पर दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में बात जाती है, वहां पर भी अमेजॉन जो है ये अल्टीमेटली अमेजॉन की जीत होती है। तो यहां पर ये बहुत रेयर केस में देखा गया है कि अंबानी कभी हारे हो, लेकिन यहां पर हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है कि हम लोग जो आर्बिट्रेरी कोर्ट्स हैं वो फ्रेंडली जुरिस्डिक्शन, ये बहुत अच्छा एक स्टार्ट हुआ है पैटर्न हमारे जुडिशियरी में, एक अच्छा संकेत माना जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के यदि फैसले होते रहे
तो फ्यूचर में, भविष्य में जो फॉरेन कंपनीज भारत में अपने निवेश इंटरेस्ट दिखाएंगी तो भारत में क्या होगा, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिखेगा। हमने डिस्कस किया था कि जो टैक्सेशन, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से भारत का बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, इस प्रकार के जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे बहुत इंपॉर्टेंट, तो यही आर्बिट्रेरी लॉ पूरी तरह से यहां पर बात की जा रही है। आपको मैंने ब्रीफ में हिस्ट्री बता दी है। ये सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट है, ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर्बिट्रेरी कोर्ट है, लंदन आर्बिट्रेरी कोर्ट, इसी प्रकार से दिल्ली आर्बिट्रेरी कोर्ट भी है। यदि मान लीजिए नेपाल में कोई डील हो रही है, राइट, और जापान की कंपनी है, तो वो दिल्ली आर्बिट्रेरी कोर्ट को रख सकती है। तो यहां पर स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन और तो इस प्रकार की अलग अलग आर्बिट्रेरी कोर्ट्स हैं। अमेजन और फ्यूचर ग्रुप, आपको ये बात याद रखनी है। रिलायंस इंडिया जो है, रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप, बियानी ग्रुप, यहां पर क्या हुआ, एमलगमेट कर लिया गया इन्होंने, और ये एमलगमेशन को पूरी तरह से क्लेम किया है अमेजोन ने, और फैसला अमेजोन के फेवर में जा रहा है। तो ये पूरी कहानी जो है आपको यहां पर डिटेल में पूरी बताई गई। कंक्लूजन ये है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, द जजमेंट इज अ reaffirmation of fact that India is gradually stepping towards being a arbitrary friendly jurisdiction, कि arbitration friendly jurisdiction भारत अब दे रहा है। Significance of the judgment क्या है भाई, कि judgment has continued to development of Indian arbitration law, इससे भारत में arbitration law को और ज्यादा ताकत मिल रही है। इस प्रकार के फैसले अपने आप में लैंडस्लाइडिंग फैसले होते हैं, जजमेंट होते हैं। In the broader scheme of thing, it is victory of Indian arbitration and a sigh of relief for the arbitral institutes। तो हमें देखिए अंतरराष्ट्रीय सिंगापुर भी उसी फेवर में देगा, जिस प्रकार से इनको आनंद फानन में, आपको याद आ रहा होगा फ्रांस में क्या करना पड़ा, हमें रेट्रोस्पेक्टिव को, टैक्सेस को पूरी तरह से खत्म करना पड़ा और उनको फिर से पैसा हम लोग चुकाएंगे, क्योंकि हमारे जो फॉरेन में एसेट थे वो सीज हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत भद्दा इंप्रेशन होता है। देखिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपने जीपीएस सुना होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बेडू किसका है, चाइना का है। QZSS ये रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम है, जैसे भारत का है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे नाविक भी कहते हैं, तो ये जापान का रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम है। इसी प्रकार से ग्लासनोस रशिया का है, इसी प्रकार से गैलीलियो यूरोप का है। तो ये नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल होते हैं। तो देखिए यहां पर आपको एक कंप्लीट लिस्ट दी गई है, दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक एंड QZSS, जीपीएस, ग्लासनोस, बेडू एंड गैलीलियो, ये ग्लोबल है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है, जीपीएस में 32 सैटेलाइट्स हैं, 1978 में तैयार हो गया था। 10 लाइफ टाइम ऑफ ईच सैटेलाइट 10 साल के हैं। ग्लासनोस रशिया का है, 24 सैटेलाइट्स हैं। गैलीलियो से 24 सैटेलाइट से पूरे विश्व को कवर कर लेते हैं। और टाइम जो हम लोग देखते हैं ना आजकल जीपीएस की मदद से, लोकेशन, कितनी स्पीड पर हमारी गाड़ी चल रही है, लोकेशन क्या है वगैरह, तो वो सब जीपीएस से ही है। हमारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ये मिलिट्री पर्पस के लिए भी है और सिविलियन पर्पस के लिए भी है ना। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, नाविक इसे कह रहे हैं। बेडू चाइना का है, 35 सैटेलाइट्स हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको जरूर याद रखने हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम 2018 में प्रश्न आया था IRNSS पर, क्योंकि 2017 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। कभी मैं उस प्रश्न को जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि वहां पर जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में 4 और 3 सैटेलाइट, टोटल 7 सैटेलाइट भारत के द्वारा छोड़ी गई, ठीक है। तो QZSS ये है जापान का, 4 सैटेलाइट के द्वारा बनाया, फिर बाद में 7 सैटेलाइट ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज का हो जाएगा 2023 तक। इज इट क्लियर? आप में से एक स्टूडेंट ने कंप्लीट डिटेल में रिपोर्ट्स मांगी थी कि IPCC 6 असेसमेंट रिपोर्ट सर, उस पर पूरा डिटेल में। तो यहां पर मैंने आपके लिए काफी हद तक IPCC की रिपोर्ट को मैंने आपके लिए कवर किया है, एडिटोरियल में भी सेपरेटली भी कवर किया है, करंट अफेयर्स में भी कवर किया है। आपको इसको समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये आपके लिए पूरी तरह से फैक्चुअल पॉइंट्स का काम करेगी। पॉइंट वाइज यहां पर आपके लिए नोट्स तैयार है, इसकी क्या रिकमेंडेशन है, राइट। आप इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे, राइट,
और इसके अलावा ये टेम्परेचर राइज, अलग अलग फैक्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए। ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था सी लेवल राइज पर। तो ये फर्स्ट रिपोर्ट है, भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं ये, राइट। तो ये आपको अपने लेवल पर जरूर पढ़ना है, प्रॉमिस में पढ़ेंगे या नहीं कंफर्म कीजिए, और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में आपको इसको कवर अप करना है, राइट। तो एक कंप्लीट आपको आईपीसीसी की रिपोर्ट जो आप मांग रहे थे कि स्टूडेंट ने बोला था, आई हैव कवर्ड हियर। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।